अपने वजूद को मानते हुए कि मैं हूं और मुझसे पाकिस्तान है, और मेरी राय से, मेरे फैसलों से, मैं जो टैक्स पेयर हूं, मैं जो इस मुल्क की महंगाई बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो इस मुल्क की लोड शेडिंग बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो पुलिस के डंडे बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो टूटी सड़कें बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो उबलते हुए गटर बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो पानी का ना आना बर्दाश्त करता हूँ, गैस का ना आना बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो खस्ता हाल स्कूल बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो खस्ता हाल अस्पताल बर्दाश्त करता हूँ, मैं जो कभी काफिर कहलाता हूँ, कभी गद्दार कहलाता हूँ, कभी गुस्ताख कहलाता हूँ, मैं जो 5 साल तक पिटता रहता हूँ, एक दिन मुझे मिला है बताने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ। 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, मैं उनमें वाहिद हूँ। इसका चौथा लगातार इस हल्के में इलेक्शन है, यानी कि क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन और कंसिस्टेंसी है दैट आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस हल्का। शौक के तहत इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, और मैं शायद वाहिद कैंडिडेट हूँ जो अपनी इंडिविजुअल सीवी, किसी पार्टी की सीवी नहीं, अपनी इंडिविजुअल सीवी रख के सामने वाले किसी भी कैंडिडेट को मात कर सकता है, चाहे वो हल्के की सतह पे काम हो, चाहे वो सिंध की सतह के ऊपर पॉलिसी इश्यूज हों, या नेशन वाइड कोई काम किए गए हों इंसानी हकूक के लिए, इंसानी खिदमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि प्री पोल रेगिंग तो ऑलरेडी मेरे हल्के में हो चुकी ना। मेरे बहुत से वोटर जो 2018 में मुझे वोट डाल रहे थे, वो बस हल्के में रहते हुए इस हल्के के वोटर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम इलेक्शन से पहले ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि देख लें कि आवानी बातें नहीं है कि जिब्रान जीतेगा तो कोई टेक कंपनी लेके आएगा, तो कोई कोडिंग करेगा, टू अ लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी टू बैक राइट ऑफ सेंटर विद पीटीआई। तो ये तो हुस्न है केपी का कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से, मूड के हिसाब से वोट करते हैं। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द पर्सन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो एक साथ लेके आता है ना इंसान, तो बड़े उनके साथ जाती हुई, और हमें लग रहा था कि वो दिल बड़ा करके एक मिसाल कायम करेंगे कि जो कुछ 9 मई के बाद हुआ वो एक ढाल बन के खड़े होंगे और बोलेंगे यार ये नहीं चल जी, मैं तो खान का पैगाम लाया हूँ, मैं तो नवाज का सलाम लाया हूँ, मैं तो जी भुट्टो का जैला हूँ। वो तो इस बात का वोट लेते हैं। हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, ये तो हम इंडिपेंडेंस को साबित करना पड़ता है ना। थैंक यू सो मच जिब्रान वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आपने इतने मुश्किल टाइम में, बिकॉज यू आर कैंपेनिंग दीज डेज एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होगा टू टेक आउट टाइम। और तो हाउ इज इट गोइंग वैसे? यार इट इज़ गोइंग गुड। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस पॉडकास्ट के लिए और मुझे मौका दे रहे हैं इलेक्शन सीजन के अंदर। तो बेशक आपने कहा मुश्किल वक्त है, मगर मेरे लिए तो एक आसानी है दैट थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई विल बी एबल टू होपफुली रीच सम ऑफ माय वोटर्स, एंड इफ नॉट देन एटलीस्ट सम ऑडियंस इन पाकिस्तान। वक्त जी इसलिए एक अजीब सा है, एक मायूसी है कुछ लोगों के अंदर कि इलेक्शंस का पर्पस क्या है अगर मुंतखब हुकूमत को उनका दौरानिया पूरा नहीं करने देना, या अगर पूरा भी करने देना है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस के बाद करने देना है। ये भी सवाल है कि इलेक्शन का पर्पस क्या है अगर इस्टेब्लिशमेंट पब्लिकली ये कह के कि चूँकि पहले कभी-कभी आपको पता है ना बयान आते थे कि जी थॉरो प्रोफेशनल्स हैं, एपॉलिटिकल हैं, डेमोक्रेसी के अंदर कोई वो हमवार करना चाहते हैं डेमोक्रेसी की। आजकल बातें होती हैं कि जी 5 साल के लिए वोट मिल गया, इसका ये मतलब नहीं लाइसेंस मिल गया 5 साल के लिए। आजकल ये चीज़ें मिलती हैं, बात सुनने को मिलती हैं कि जी के जिस जमात का ताल्लुक 9th में के मामलात से है, वो दोबारा कैसे आ सकती है हुकूमत के अंदर, उसको कैसे आप भाग दौड़ दे सकते हैं। तो आप जब वजूद ही ख़त्म कर रहे हैं एक बड़ी सियासी जमात का, एक मुल्क की सियासी जमात का, और ये नहीं कि पहले ऐसा नहीं हुआ, हम कराची वालों ने तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ ये होते देखा, बार-बार कोशिश की गई 90 की दहाई में भी, और फिर 2016 में आपने देखा कि वो पार्टी जो है अपने बानी कायद से महरूम है, अच्छी वजूहात हों या बुरी वजूहात हों, बट वो एक रियलिटी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन इस मुल्क में हुई है, पार्टी को रातों रात घंटों में, मिनटों में बल्कि लीडरलेस कर दिया गया। मियाँ साहब की पार्टी तोड़ी गई उनको जिला वतन करने के बाद। तो ये तमाम तर चीज़ें होती नहीं, बट बिकॉज़ मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की वजह से आप और मैं अब सिर्फ सुनते नहीं हैं, ये एनेक्डोट्स नहीं हैं, विजुअल्स हमारे सामने हैं, और विजुअल्स का इम्पैक्ट बड़ा होता है। सुनना कि जी उस दौर के अंदर तो इतनी बंदिश थी, हम छुप-छुप के मिलते थे, और नज़र आना आपके सामने के लोग छुप-छुप के मिल रहे हैं, वरना उठा के लेके जा रहे हैं आरओ के ऑफिस से किसी को, पुलिस वाले या सादा वर्दी में मलबूस लोग, और ऑल्टो में, टोयोटा करोला के अंदर अगवाएँ हो रही हैं, टाले कम पड़ गए हैं मुल्क में। तो एक मायूसी फैल जाती है, एक बेयकीनी फैल जाती है, और मेरे ख्याल में वोटर को मोबिलाइज़ करना और मोटिवेट करना, आई बिलीव ये सेकेंडरी है कि मेरे लिए वोट करो, प्राइमरी है कि वोट करो। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ जितनी बात करूँ आवाम से कि उनको इस पे पहले राज़ी करूँ कि बाहर निकल के वोट करें। आपका रायशुमारी में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जिन लोगों ने आपको मायूस करने का प्लान बनाया है, वो कामयाब हो जाएँगे। क्योंकि वो इसी फीलिंग को परपेचुएट करके, इस साइकोलॉजी को परपेचुएट करके चाहते थे, टर्न आउट ही ना हो ताकि चीज़ें आराम हो जाएँ। हाँ, वो फेयर का एक माहौल बनाया गया, तो वो उस चीज में कामयाब हुए। सो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि उनको कहते हैं कि आपका आना, वोट देना, समझ लें कि उनकी नाकामी है, राइट?
यकीनी तौर पे जो भी कुव्वतें ये चाहती हैं कि इलेक्शंस ना हों, उनकी ये भी तो ख्वाहिश है कि इलेक्शंस के अंदर टर्नआउट बहुत कम हो, और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि उनकी जवाबदारी इस हवाले से इलेक्शन के वोटों की गिनती के हवाले से ना हो। तभी ये खबरें भी फैल रही हैं कि इंटरनेट भी इलेक्शन के दिन बंद रखा जाएगा। तो जब एक-एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार लोग होंगे, तो आसान नहीं होगा कि आप इस तरह की मैस लेवल धांधली कर सकें। तो ये बिल्कुल एक इम्तिहान है अवाम का कि या आप मायूस होकर घर बैठ के छुट्टी बनाएंगे और इस चक्कर में मुल्क की छुट्टी हो जाए, ये गवारा करेंगे, या आप बाहर निकलेंगे अपने वजूद की कदर करते हुए, अपने वजूद को इजहार करते हुए और अपने वजूद को मानते हुए कि मैं हूं और मुझसे पाकिस्तान है, और मेरी राय से, मेरे फैसलों से, मैं जो टैक्स पेयर हूं, मैं जो इस मुल्क की महंगाई बर्दाश्त करता हूं, मैं जो इस मुल्क की लोड शेडिंग बर्दाश्त करता हूं, मैं जो पुलिस के डंडे बर्दाश्त करता हूं, मैं जो टूटी हुई सड़कें बर्दाश्त करता हूं, मैं जो उबलते हुए गटर बर्दाश्त करता हूं, मैं जो पानी का ना आना बर्दाश्त करता हूं, गैस का ना आना बर्दाश्त करता हूं, मैं जो खस्ता हाल स्कूल बर्दाश्त करता हूं, मैं जो खस्ता हाल अस्पताल बर्दाश्त करता हूं, मैं जो कभी काफिर कहलाता हूं, कभी गद्दार कहलाता हूं, कभी गुस्ताख कहलाता हूं, मैं जो 5 साल तक पिटता रहता हूं, एक दिन मुझे मिला है बताने के लिए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे सामने माइक कर दिया गया है, मेरा इंतखाबी निशान भी है, आप कह सकते हैं मैं प्लग इन कर रहा हूँ, बट दैट्स द होल पॉइंट। मेरी कैंपेन का भी पर्पज ये है कि जी माइक अब आपके पास है, अब आवाम की आवाज सुनी जाएगी, तो अब बोले आवाम। तो हम तो इस नारे के साथ कैंपेन कर रहे हैं कि 8 फरवरी को बोलेगी आवाम, तो आवाम निकले और अपनी बात रखे सामने। लेकिन जिब्रान ये भी देखे ना, वही आपकी वही पहले आपने बात की थी कि बहुत डिसअपॉइंट है जब आपको पता है कि इलेक्शंस जो हैं वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, एट द डे ऑफ द इलेक्शन जो है वो आपके इस तरह के जो वोटर्स जो एग्जिस्टेंट वोटर्स नहीं है वो भी आके वोट डाल सकते हैं, मरे हुए लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो हाउ वुड वन गेट मोटिवेटेड टू गो एंड कास्ट देयर वोट्स? नहीं देखिए, मुझे बताइए, धांधली के इल्ज़ाम कब इलेक्शन के हवाले से नहीं लगे हैं? खान साहब ने तो 2013 के अंदर कहा था कि जी इलेक्शन से उनसे छीने गए, जबकि इतने ज़्यादा कोई सबूत नहीं मिले उस हवाले से। 2018 के अंदर मुझे याद है सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पीटीआई के इमरान इस्माइल साहब ने की थी, जो पार्टी छोड़ चुके हैं, कि जी इलेक्शन रिग्ड हैं। उनको क्या पता था कि उन्हीं को गवर्नर बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ओके, इलेक्शन ओके हो गए हैं। हम इस तरह की भी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, मगर बात बुनियादी ये है कि ये कोशिशें छोटे बड़े सतह के ऊपर होती हैं। आपको 100% क्लीन अटेंशन और एक क्लीन इलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। बट आप अगर घर बैठ जाएंगे तो फिर तो बड़ा इजीली मैनेज हो जाएगा। फिर तो आप राइट ऑफ करके बैठे हुए ना अपना राइट, तो और कोई एवेन्यू है नहीं ना आपके पास बताने के लिए। आई मीन सोशल मीडिया पोल से या गैलप के सर्वे पोल से, ये जो भी सड़कों पे पूछ रहे हैं जी किसको वोट दोगे, या कैदी 804 के गाने लगाने से या नकदा कोका शादियों पर डांस करने से तो मुल्क के हालात नहीं बदलने वाले। ये सारे एवेन्यूज आपके पास हैं। आप कभी फलाना चोर है तो फलाना चोर है, स्टेडियम में भी नारे लगाते थे। आप स्टेडियम में जाके किसी की तस्वीर लगाते हैं, वो स्क्रीन भी बंद कर देते हैं, वेबसाइट भी बंद कर देते हैं। ये सारी चीजें हो रही है ना, जिसको आप पसंद करते हैं, और अगर वो एस्टैब्लिशमेंट को ना पसंद हो तो ये सारी चीजें होती हैं। आप फिर भी वो एक्सप्रेशन करते हैं, मगर उन तमाम तर एक्सप्रेशन से चेंज नहीं आना। चेंज आना है उस वाहिद दिन, उन 8 से 12 घंटे में, जब आप घर से बाहर निकल के वोट डालेंगे। बेशक तुम पूरे 364 दिन नकदा कोका पे डांस ना करो, गाड़ी में वो गाना ना लगाओ, ये एक दिन ये काम कर दो, ठीक है? तो ये आपको लोगों को बताना है। बाकी सारी चीजें ठीक है, आपका कैथारसिस है, आपका एक्सप्रेशन है, आप कर रहे हैं, बट जहां पे जरूरी है, तो ये आप चीज सोचिए ना कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इस वक्त खान साहब हैं, कुछ सोच के बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आई थी ना, मोटिवेट करने आई थी यकीनी तौर पे अपने वोटर्स को। जब लैंड की तो 18 अक्टूबर के ऊपर धमाका हो गया, 100 के करीब लोग शहीद हो गए, उनके खुद के ऊपर एक अटैक हुआ, वो फिर भी निकली, उन लोगों के घर भी गई और वो कैंपेन करती रही। और डेफिनेटली ऐसे हालात थे, उनको पता था उनकी जान को खतरा है, कि लियाकत बाग पिंडी से निकलने के बाद उनके ऊपर हमला हुआ और वो शहीद हो गई उस हमले के अंदर। तो लीडर्स को पता होता है, बट वो क्यों ये तमाम तर खतरे मोल ले रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने वोटर्स को मोटिवेटेड रखना है, उनको खौफ की फिजा के अंदर जो है वो मुब्तला नहीं करना है। तो यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में खान साहब के अपने वोटरों से यही उम्मीद होगी कि वो टिकटॉक पे जो भी कर लें, यूट्यूब पे जो भी कर लें, सोशल मीडिया पे जो भी करते रहें, उस दिन निकल के वोट भी डालेंगे, हिस्सा भी लेंगे, और जो भी निशान मिला है जिस जिस हल्के के अंदर उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। बाकी जो दूसरे ने करना है वो तो अपना काम करता रहे, मगर आप अपनी जिम्मेदारी से बरीजुमा कैसे हो सकते हैं? अच्छा जिब्रान, डू यू थिंक कि आपने जो सोशल मीडिया है उसका इनफ यूज किया है, जस्ट लाइक जिस तरह से पीटीआई यूज किया करती थी पहले, तो अपने वोटर को जो है वो मोटिवेट करने के लिए? क्योंकि एज फॉर एज आई नो आपका जो PS110 है
उसमें ज्यादातर जो है वो जिस तरह से DHA, इसके जो सारे फेजेस हैं, और मुझे नहीं पता कि और कौन से फेजेस हैं या और कौन से आपके एरियाज में आते हैं, क्लिफ्टन का भी मैं सुन रहा था। तो आपकी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, और वो एजुकेटेड भी हैं काफी हद तक, और दे आर डिजिटली लिटरेट एज वेल। तो डू यू थिंक कि आपने ये सोशल मीडिया जो है या मीडिया है उसका इनफ यूज किया है टू अपने देखिए जो मीडिया का यूज, कैंपेन को रन करने के लिए? देखिए जी मीडिया तो आज़ाद है ना, मैं तो यूज़ नहीं कर सकता, वो मुझे मौका दे तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे हम ऑफ कोर्स अपने इश्तिहार खुद लगा सकते हैं, अपना कंटेंट खुद डाल सकते हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। महदूद बजट के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और देखिए मैं इस वक्त चौथी बार अपने हल्के में PS 110 डिफेंस क्लिफ्टन के बैलेट पेपर पे हूँ। मैं शायद वाहिद कैंडिडेट हूँ, तमाम 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, मैं उनमें वाहिद हूँ जिसका चौथा लगातार इस हल्के में इलेक्शन है। यानी कि क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन और कंसिस्टेंसी है दैट आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस हल्का। शौक के तहत इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, और मैं शायद वाहिद कैंडिडेट हूं जो अपनी इंडिविजुअल सीवी, किसी पार्टी की सीवी नहीं, अपनी इंडिविजुअल सीवी रख के सामने वाले किसी भी कैंडिडेट को मात कर सकता है, चाहे वो हल्के की सतह पे काम हो, चाहे वो सिंध की सतह के ऊपर पॉलिसी इश्यूज हो, या नेशन वाइड कोई काम किए गए हों इंसानी हकूक के लिए, इंसानी खिदमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इन तमाम तरह हालात के बावजूद, और जानते हुए कि एक महदूद बजट है और आप आज़ाद लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हिम्मत कर रहा हूँ और लोगों से जुड़ रहा हूँ, और यकीनी तौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मेरा इलाका सिर्फ जो है मिडिल और अपर मिडिल क्लास नहीं है, इसमें लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स भी आते हैं, लो इनकम ग्रुप्स भी आते हैं। इसमें 9 ब्लॉक्स हैं क्लिफ्टन के, 8 फेसेस हैं DHA के, उसके अलावा इसमें आप गिनना शुरू कीजिएगा। हजारा कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी है, जमहूरिया कॉलोनी है, बख्शन विलेज है, चांडियो विलेज है, मदनियाबाद है, दिल्ली कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी है, लोअर गिजरी है, अपर गिजरी है, नीलम कॉलोनी है, शारसूल कॉलोनी है, जनरलाबाद है, सिकंदराबाद है, श्री जिन्ना कॉलोनी है, हिजरत कॉलोनी है। ये कुछ छोटा इलाका नहीं है, 18 के करीब इसमें कॉलोनीज हैं, फिर 9 ब्लॉक्स और 8 फेजेस हैं, 3,15,655 रजिस्टर्ड वोटर्स है, और वो भी DHA के 50,000 वोटर और गायब करने के बाद लोगों को सेंसस में, उस धांधली के बाद भी इसका इतना बड़ा साइज है। क्योंकि प्री पोल रैगिंग तो ऑलरेडी मेरे हल्के में हो चुकी ना। मेरे बहुत से वोटर जो 2018 में मुझे वोट डाल रहे थे, वो बस हल्के में रहते हुए इस हल्के के वोटर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो देखिए हाँ, एक क्योंकि इंसान ने डिलिमिटेशन 2018 के के, बाद तो ये हुआ है ना, नहीं बट डिलिमिटेशन से हुआ 2018 है। के अंदर मैंने मेहनत करके एक वोट बैंक बनाया ना, 6,500 वोटर निकाला, मुत्तहद और PSP कंबाइंड करके उनसे ज्यादा वोटर मेरा निकला हल्के के अंदर, जो कि कराची में एक अजीब सी बात है कि एक आजाद MKM से ज्यादा वोट ले गया, हमने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आपने फिर मेरे ही वोटर्स को उठा के, और वो बाकी पार्टी जिनको यहाँ पे DHA में वोट पड़ा, जिसमें जमात इस्लामी और सरे फहरिस्त PTI थी, उनका भी तो नुकसान किया ना, कि उनके वोटर्स को आपने दूसरे हल्कों में भेज दिया और यहाँ के वोट आपने कम कर दिए। तो और वहां आपने वोट रहने दिया जहां पे शायद पीपल्स पार्टी को वोट पड़ रहा था या MKM को वोट पड़ रहा था। तो ये आपने की है धांधली, यहाँ सतह के ऊपर ये इंटरवेंशन हुई है प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सेंसस वालों की जानिब से, जो भी ये रिकॉर्ड बना रहे थे। बट जहां तक आप बात कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की, इन तमाम तर कॉलोनीज के हर एक घर में, मैं सबसे पहले जो मेरी कॉर्नर मीटिंग हुई है वो हुई थी हमारे यहाँ शारसुल कॉलोनी है, वहां पे एक चर्च है, और वहां पे लो इनकम बैकग्राउंड के लोग आते हैं, और वहां पे मैंने अपनी कैंपेन की बात की। और डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है, बिकॉज डिजिटल लिटरेसी को लेके ही मेरा पूरा मंशूर है इस बार। बिकॉज डिजिटल लिटरेसी पाकिस्तान का हैव है, लिटरेसी पाकिस्तान का हैव नॉट है। डिजिटल लिटरेसी आती है, जैसे फैसल साहब बैठे हैं, मैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप कैमरे के सामने बिठा दें और मैं बात करना शुरू हो जाऊं, और मुझे बता रहा हूं कि बटन है, टच इसको कर देना, ये जो लाल निशान है या नीला निशान है, आप डिजिटली लिटरेट हो गए। ठीक है, तो हम तस्वीरें खींच के, हम वीडियोस बना के, या ऑडियो नोट के जरिए भी, बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रंग सीख गए हैं, वो पिक्टोरियल विजुअल मेमोरी से सीख गए हैं। हमारी तो पूरी कैंपेन इस बार है अवाम की ऐप। मैं पाकिस्तान का वाहिद उम्मीदवार हूं NA या PS की सतह के ऊपर MPA के ऑफिस के लिए, जो ये ऑफर कर रहा है कि हम एक मोबाइल ऐप मुतारिफ कराएंगे हल्के के अंदर, हल्के के तमाम रहायशी और रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए, ताकि 2400 घंटे किसी भी वोटर का इंडिविजुअल सतह के ऊपर राब्ता कायम हो MPA के साथ। उसे किसी जगह, देखिए जो फिल्टर की बात होती है ना, मैं रहता हूँ DHA फेज 5 में, मैं फर्ज करे जाता हूँ पंजाब कॉलोनी में। अब पंजाब कॉलोनी में मैं जाके कैंपेन करने के लिए, काम करने के लिए शनाख्त करूंगा 2-3 लोगों की जो वहां सरगर्म है, जो वहां नुमाया है, जो एक्टिव इलाके कहलाते हैं। वो बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो यंग लड़के भी हो सकते हैं। वो जो भी इंसान आएगा वो अपना एक बायस लेके आएगा, उसकी गली में कुछ लोगों से बनती होगी, कुछ लोगों से नहीं बनती होगी, वो सबका बराबर की सतह के ऊपर नुमाइंदा नहीं हो सकता। डिजिटल जो कनेक्शन है वो आपको ये गारंटी देता है कि हर एक हाउस होल्ड मेरे इलाके का
विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी अपने एमपीए से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। जो भी मसाइल होंगे बिजली, पानी, गैस के, थाने के, तशद्दुद के, लॉ एंड ऑर्डर के, गटर के, वो तमाम तर आप उस ऐप के जरिए शिकायत की नौयत में जाके क्लिक कर सकते हैं। शिकायत बयान करने के लिए आप वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर खींच सकते हैं, लिख सकते हैं या ऑडियो नोट कर सकते हैं, और आपको पहली बार डिजिटल टाइम स्टैम्प मिलेगा एक एमपीए ऑफिस से। और ना सिर्फ वो, विंडो शुरू होगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इमरजेंसी, 2 से 48 घंटे का हम रिस्पॉन्स टाइम देंगे ऑफ टेकिंग योर कंप्लेंट, फाइलिंग इट एमपीए के बिहाफ पे, एमपीए के लेटर हेड के ऊपर मुतलका इदारे के अंदर। जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती, रिजॉल्व ये नहीं है कि जी उस इलाके की तवज्जो हमने दिला दी, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा हम उससे जुड़े रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी की, रसाई की, हम बात कर रहे हैं नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन की। चूंकि देखिए, मैं आज आपसे कहूं, आप मुझसे पूछें जबरान आपके हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं तो आपको 28 जनवरी का अहवाल बता रहा हूं ना, 28 फरवरी का अहवाल कैसे बताऊंगा, 28 मार्च का कैसे बताऊंगा? कि जितना हम लोग कैंपेन में एक हल्के में चलते हैं या हल्के के लोगों से जुड़ते हैं, क्या वो पूरा साल एमपीज आपको करते नजर आते हैं? नहीं नजर आते, तो 5 साल कहां करते नजर आएंगे? बट अगर आपके पास एक ऐप है जिसका एक सीआरएम बना हुआ है, डैशबोर्ड बना हुआ है, वो डेटा गैदर कर रहा है, आप सिंपली एक डैशबोर्ड पे जाइए और मैं बाय द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बता सकता हूं कि ना सिर्फ मेरे हल्के में, मेरे हल्के के फला फेज में, फला ब्लॉक में, फला कॉलोनी में, फला मोहल्ले में, फला गली में इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी इशू ये है, क्योंकि इतने लोगों ने इसको रेज किया है, फ्लैग किया है। दिस ऐप विल ऑल्सो गिव मी अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज, कि मेरे इलाके के अंदर किस किस जगह पे पानी का महकमा गाफिल है, कहां कहां मेरे इलाके के अंदर गैस नहीं आती, कहां कहां मेरे इलाके में इश्यूज हैं। थाने, और इन तमाम थानों में जो 8-9 थाने मेरे हल्के में, सबसे ज्यादा किस एसएचओ की शिकायतें हैं। तो ये तो आपको परफॉर्मेंस ऑडिट सिर्फ अपना नहीं, तमाम महकमों का दे देगी। प्लस आप इस वक्त में बैठे हुए स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, ये भी एक डिजिटल तरीका है ना बात करने का, रिकॉर्डिंग भी होगी लाइव, या शायद लाइव स्ट्रीम भी हो जाएगा, यार जैसे भी आप इसको पेश करेंगे। मुझे बताइए सर कि मैं इस तरह से बैठ के क्यों नहीं ब्लॉक वाइज, फेज वाइज, कॉलोनी वाइज इसी ऐप के जरिए हर महीने टाउन हॉल कर सकता? आपको फेस टाइम भी चाहिए कैंडिडेट के साथ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो जियो लोकेशन आएगी जब आप प्रोफाइल बनाएंगे, स्पेसिफिकली उन लोगों को लिंक जाएगा या इनविटेशन जाएगा जो वहां जियो लोकेशन पे हैं, वो अपने हल्के को लेके, मोहल्ले को लेके टाउन हॉल करें। मुझे कम्यूटर का भी टाइम बचाना है, मुझे पैसे भी बचाने, हर बंदा अपने घर में बैठ के आ गया, सबने बैठ के बात कर ली, उनको फेस टाइम भी मिल गया अपने एमपीए के साथ, उन्होंने वो बात भी कर ली, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर ली। हम मजीद इसके अंदर ये ऑप्शन देंगे कि हमें तो आपकी प्रोफाइल पता होगी, बट आप अगर ये शिकायत अनोनिमसली फाइल करना चाहते हैं कि आपका नाम आगे नुमाया ना हो, हम वो सहूलत भी आपको देंगे, क्योंकि लोगों ये भी बड़ा खौफ खतर होता है कि मैं कहीं पब्लिक में आ गया तो मेरे साथ क्या होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्या रिप्रेजेंटेशन वो है जो मसला मेरे हल्के के किसी वोटर ने मुझसे वक्त ढूंढ के, मेरा दफ्तर कहाँ है, मेरा फोन नंबर कहाँ है, मैं कहाँ मिलता हूं, खुद आके बताया, और यकीनी तौर पे उसको पता है एमपीए साहब बिजी हैं, 5 मिनट ही मिलेंगे तो मैं नंबर 1 इशू की बात कर लूं जो उस वक्त उसको प्रेसिंग इशू है, और वो रिप्रेजेंटेशन है। या मेरा अपने हल्के को तफसील में जानना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मुझे बताइए, पाकिस्तान में इस वक्त ये चैलेंज है 8 फरवरी तक, अगर आप उससे पहले कामयाब हो गए तो मैं माफी मांग लूंगा आपके प्लेटफॉर्म से। कोई भी एमपी बुला लीजिए कैंडिडेट, कोई भी एमएनए बुला लीजिए कैंडिडेट, उससे पूछिए तुम्हारे हल्के के अंदर डायबिटीज के कितने पेशेंट हैं, किसी को उसको नहीं पता होगा। तुम्हारे हल्के के अंदर बेरोजगार कितने, ये बता दो, नहीं पता होगा। तुम्हारे हल्के में दिहाड़ीदार कितने रहते हैं, ये बता दो, नहीं पता होगा। तुम्हारे हल्के में कितने लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, कितनों ने मास्टर्स किया हुआ है, कितने डिप्लोमा वाले हैं, कितने स्कूल से बाहर है, नहीं पता होगा। आप और हम ऐप इस्तेमाल करेंगे ये सर्विस कंडक्ट करने के लिए, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैंने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को लेके या मैंने प्राइवेट वेलफेयर, जो कि करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में जो हमारी चैरिटीज काम करती हैं, इनके साथ एमओयूज करके अगर मैंने इंटरवेंशन करनी है, तो प्रायोरिटी क्या होगी इंटरवेंशन की, ना सिर्फ जोग्राफिकली बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्या प्रोवाइड की जा रही है। मेरे इलाके में पहला मोबाइल क्लिनिक गैस्ट्रो का होगा, एंडोकोलॉजी का होगा, कार्डियो का होगा, लिवर का होगा, ब्लड का होगा। मेरे इलाके में जॉब फेयर होगा तो वो बैचलर्स के नौजवानों को टारगेट कर रहा होगा, मास्टर्स के नौजवानों को टारगेट कर रहा होगा, डिप्लोमा वाले को कर रहा होगा। मेरे इलाके की वर्कफोर्स क्या है, वो क्या स्किल प्रोवाइड कर सकती है। सही है, मैं तो यहाँ पे बैठ के ये भी कर सकता हूँ कि जी जितने इलाके के बेरोजगार हैं वो लॉग इन करेंगे, उनको एक लाइव सेशन मिलेगा 2 घंटे का कि सीवी कैसे लिखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं। मैं शुरू करूंगा ना आपके साथ फैसल, तो अगले 4 घंटे में बात कर सकता हूँ ये आप क्या क्या करेगी। और आपको एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, और बता दीजिएगा अगर आपने यकीन नहीं किया और आप सरप्राइज हो गए मेरी बात सुन के। इलेक्शन कब है? मैं इलेक्शन 8 फेब को है ना, 8 फेब को है ना।
हमने अपलोड कर दिए गूगल पे, गूगल का इंतजार कर रहे हैं पब्लिश करने का। हम इलेक्शन से पहले ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि देख लें कि जवाबानी बातें नहीं है कि जिब्रान जीतेगा तो कोई टेक कंपनी लेके आएगा तो कोई कोडिंग करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने ये आइडिया फ्लोट किया है, so much of companies have shown interest and they've come on board and they've gotten involved. ओवरवेलमिंग उनका वहां पे रिस्पॉन्स आया है। तो हम तो ये लोगों को फील पहले ही दे देंगे, बस ये है कि वो सोल्यूशन सब देना शुरू करेगी इफ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इलेक्टेड, सो दैट पॉलिटिकल बैकिंग हो इस ऐप की। अब बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए कि जी मैं गुर्बत की बात करूंगा, मैं बच्चों की बात करूंगा, मैं औरतों की बात करूंगा, मैं ख्वाजा सराओं की बात करूंगा। यार ये दावे तो मैं भी करता हूं, मगर ये तमाम लोग तुम तक अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे? मैं तो बता रहा हूँ कैसे पहुंचाएंगे। ट्रांसपेरेंट तरीका दे रहा हूँ, डिजिटल तरीका दे रहा हूँ, फुल प्रूफ तरीका दे रहा हूँ। कोई और सोच भी नहीं रहा। और किस दौर में नहीं सोच रहा। देखिए 2018 का इलेक्शन नहीं है ये, जब नया नया टिकटॉक आया था, जब रील्स क्या होती थी हमें नहीं पता था, शॉर्ट्स क्या होती हैं हमें नहीं पता था। आज खाने के लिए फूड पैंडा है, बाइक के लिए बाइकिया है, गाड़ी के लिए इनड्राइव करीम है, दिल बसाने के लिए दिल का रिश्ता है, घर बसाने के लिए ज़मीन.com है, बेचने के लिए ओएलएक्स है, खरीदने के लिए दराज है, बैंकों की ऐप है, यूटिलिटीज की ऐप है, हर एक चीज की ऐप है, तस्वीरें लगाने की ऐप है, फिल्टर लेने की ऐप है, कम्युनिकेशन की ऐप है। और कम्युनिकेशन की भी गुप्त बात करनी तो सिग्नल है, और गुप्त बात करनी तो टेलीग्राम है, खुल के बात करनी तो व्हाट्सएप है। हर एक सब इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी हर एक के पास है। तो ये इस दौर के अंदर मैं हैरान हूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी के मंशूर में ये नहीं है, किसी के उसमें मौकफ पे ये नहीं है, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस तरफ कि हल्के की अच्छा सतह पे ये काम होना चाहिए। अच्छा जिब्रान, देखें आप, क्योंकि आप एक उस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी टीएलपी है उसमें एज ग्रुप 25 से 35 तक के जो नौजवान है वो 18% है, और वो भी टीएलपी दे रही है। जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके 13% है। तो इन ये लोग क्यों नहीं यूथ को, जो हमारा एक यूथ बल्ज है जिसकी ये बात भी करते रहते हैं कि हमारे 60% यूथ है, 64%, तो क्यों नहीं ये उनको मौका देते कि वो आए? तो देखिए, अगर आप अभी तो नेटफ्लिक्स पे बड़ी मज़े मज़े की आती है ना, आप पुरानी फ़िल्में देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स कैसे थे, पुरानी ब्रिटिश दौर के अंदर किंगडम्स कैसी होती थी। और अगर आप मुग़ल दौर की भी देखेंगे, तो आपको पता है कि जब तक है जहाँ वाली बात है ना, तब तक वो बादशाह है। उसको जब तख्त तक से वो हटाने बाबा के लिए बाबे को या तो मार देते थे। आखिर में गेम ऑफ थ्रोन्स देख लेना, आखिर में औलाद को जवानी के भरपूर मिराज पे आने के बाद जो है, या साजिश करके बाप को मारना होता है, या धोखा दे के हटाना होता है, या उसका कत्ल करवाना होता है, या खुद ना अननेचुरल डेथ अगर वो मर गया तो मर गया। तो हमारे यहाँ ये बादशाहत वाली सोच है ना, अनफॉर्चुनेटली है कि आप नाना की भी उम्र के हो जाएंगे, पर नाना की भी उम्र के हो जाएंगे। और वो तो हमें पता है कि परनाना के बाद नाना की बारी आनी, एमएनए बनने के बाद फिर हमारे अम्मी अब्बू की आनी और फिर हमारी आनी, जो कि फैमिली में रहना है। बट वो लास्ट लेग तक आप जो है ना उसको खींचते हैं, बिकॉज वो मैं है, शख्सियत जो है सारी की सारी सियासत जो है वो मैं के बारे में है। पार्टीज भी जो है वो एग्रीगेट और सर्टेन पर्सनालिटी कल्ट्स है। मैं बात बड़े वाजे इस बारे में क्लियर मैं करता हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी देखिए पाकिस्तान का एक भुट्टो खानदान है, सिंध का हर जिले में एक भुट्टो खानदान है, और वही पेट्रनेज दे दे के हायरार्की के अंदर एक पिरामिड बनाया हुआ है पीपल्स पार्टी का। इसी तरह पंजाब में पंजाब में भी यही हर है। जगह एक शरीफ खानदान है, और वही पेट्रनेज दे के उनको बना रहा है, जो पार्टी इस तरह से काम करती है मेन डायनेस्टिक्स के अंदर। बलूचिस्तान में तो सरदारी निजाम है अनफॉर्चुनेटली। एक केपी है जो मूड के हिसाब से कभी यहाँ तो कभी वहां जाता है। अगर कोई आजाद ख्याल है हकीकी मायनों में, जो मूड के हिसाब से चलता है, तो सिर्फ केपी है। ठीक है, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं मियाँ साहब, मगर वो उनकी मेरे ख्याल में तंग नजरी है और ज़र्फ की कमी है कि वो ये शिकायत करने। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये तो केपी की खुद मुख्तारी है कि केपी की आवाम फुल मूड में जिसको देना है, एनपी को देना है तो एनपी को देना है, और एनपी के बाद अगर उससे पहले है एमएमए को थे, और उससे पहले पीटीआई। आप ये रंग देखें ना सियासत में कितने बदल गए, फ्रॉम अ वेरी राइट कंजर्वेटिव टू अ लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी टू बैक राइट ऑफ सेंटर विद पीटीआई। तो ये तो हुस्न है केपी का कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से, मूड के हिसाब से वोट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जी कि हम जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं आने देते, हम जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो छोड़ दीजिए, मेरी तरफ से ता हयात सारे भुट्टो सरदारी बन जाए पार्टी चेयरमैन, मेरी तरफ से ता हयात लिख दीजिए, आने वाली हर नस्ल शरीफ खानदान की नून लीग की हेड होगी। आप लोकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं प्रमोट करते? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स अगर आपने प्रमोट की और उनको आइन के आर्टिकल के तहत लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी, तो एक हजारों की तादाद के अंदर नई लीडरशिप नुमाया हो जाएगी पाकिस्तान में।
क्योंकि आप उसको लीडर मानते हैं जो आपके लिए करामत साबित हो, जो आपको इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। तो अगर आपकी 40-50 गलियों के अंदर एक यूसी का चेयरमैन सारे मसले हल करके दे रहा है ना, आपको एमपी के दर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इफेक्टिव हो गया, वो करामत हो गया, वो फाल हो गया। तो सारे मसले वो हल कर रहा होगा, तो जी हजूरी भी उसी की होगी, लाइनें भी वहां लगेंगी, फाइलें भी वहां जाएंगी, पर्चियां भी वहां जाएंगी, एमबीए रिडंडेंट हो जाएगा। तो ये इसलिए भी जो हमारे एमपी एमएनएज हैं, ये चाहते नहीं हैं कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट आ जाए और फुल फाल तरीके से आ जाए, क्योंकि इतने शायद उन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए कि एक एक एमपी 9-9 की काउंसिल खड़ी कर दे, जिसमें यूथ भी आ जाए, बड़े भी आ जाए, लेबर भी आ जाए और खातून भी आ जाए, जो कि एक खानदान से इतने निकल नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता, शायद ये वजह है कि नहीं, ऑन अ लाइटर नोट। बट आप अंदाजा कीजिए ना, हजारों की तादाद के अंदर एक लीन लीडरशिप आएगी जो पार्टी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को हिला देगी अंदर से, बिकॉज पब्लिक सतह के ऊपर बहुत से और लोग नुमाया हो जाएंगे जो कि हम होने नहीं देना चाहते। अच्छा जिब्रान, इसीलिए पहले कोई भी पार्टी स्टूडेंट यूनियंस प्रमोट नहीं करती, स्टूडेंट ग्रुप्स प्रमोट करती है। स्टूडेंट ग्रुप्स कंप्लायंट स्टूडेंट्स पैदा करती है, कंप्लायंट स्टूडेंट सपोर्टर्स बनाती है। स्टूडेंट यूनियंस जो है वो स्टूडेंट लीडर्स बनाती है, जो कि फिर एग्जिस्टिंग लीडरशिप को चैलेंज करते हैं। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो आफ्टर दीज इलेक्शंस इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या आप सर हुकूक मैं खल्क को ज्वाइन? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जैसा भी हूँ, इतनी शोहरत मेरी पाकिस्तान में है कि अगर मैंने ऐसा कोई काम करना है तो मैं अल ऐलान इलेक्शन से पहले ही कर लूँ। मैं जीतने के बाद क्यों करूँ? इफ आई हैव टू जॉइन अ पार्टी, आई विल जॉइन द पार्टी। आई कुड हैव जॉइन्ड द पार्टी आफ्टर 2018 इलेक्शन। ये रिकॉर्ड की बात है कि 2018 की जो सीट थी मुझे, जो पार्टी यहाँ से जीती मेरे हल्के से, दे ऑफर्ड कि आप लड़ लें आम इंतखाब। उसके बाद बाय इलेक्शन के अंदर भी दे ऑफर्ड कि आप आ जाइए, लड़ लीजिए। बट दे आर सर्टेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और ये बात तो बहुत क्लियर है ना कि 2018 से लेके 9 मई या 2022 तक की बात कर लें, अप्रैल की, मेरी उस पार्टी की हर चीज़ के ऊपर इख्तलाफात नजरियाती बड़े वाजे थे। वो तो पार्टी कहती है आप हम पे बड़ी तनकीद करते थे। वो तो अभी एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स हुआ है इन टर्म्स ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, कि उनको भी इस बात का एहसास हुआ है। बट व्हाट इज टू से कि टुमारो दैट पार्टी इज इन पावर और हम उसको अपोज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक फाशिज्म की नई वेव लेके आ गए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ये जो फैशिज्म की वेव है, जो फस्तायत की बात हो रही है, तो बद से बदतर होती चली आ रही है ना। जिसको इख्तियार मिल रहा है वो पिछले वाले से ज्यादा बदला ले रहा है। तो आपने तो ये 6 महीने में इतने घाव दे दिए पीटीआई को कि आप ये तो कह सकते हैं ना, मान सकते हैं कि भाई खान साहब अगर अब आके बदला लेते हैं तो ग्रीवेंसेस तो जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन होंगे। ठीक है, जो कुछ अगर वो अपनी बात ना करें, जो पार्टी वर्कर्स के साथ होता रहा उसी की अगर बात कर लें तो। बट हमें तो ज़र्फ पैदा करना है ना कि हमने तो सियासत ऐसी करनी है कि आप छोड़ दीजिए माजी और अपनी बात छोड़ दीजिए। हमने 24 करोड़ का सोचना है। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ चूंकि मौका मिला था बड़ा दिल दिखाने का मियाँ साहब को। उनके साथ जो कुछ हुआ दौरे हुकूमत में पीटीआई के, उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ, और खास तौर पे एक ऐसे केस में जिसमें वो आज बरी हो गए, उनको बता दिया गया कि जी सियासी केस था, झूठा केस था, कुछ नहीं मिला। उस केस की वजह से उनको अपनी जोजा से, अपनी बेगम से आखिरी लम्हात में बात नहीं करने दी गई, मिलने नहीं दिया गया। इट इज़ अ वेरी पर्सनल ट्रेजेडी एंड लॉस। देखिए मियाँ साहब सियासी लीडर होंगे, एक शोहर भी हैं, एक बाप भी हैं, एक बेटे भी हैं। आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द पर्सन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो एक साथ लेके आता है ना इंसान। तो बड़े उनके साथ जातियां हुई हैं, और हमें लग रहा था कि वो दिल बड़ा करके एक मिसाल कायम करेंगे कि जो कुछ 9 मई के बाद हुआ वो एक ढाल बन के खड़े होंगे और बोलेंगे यार ये नहीं चलेगा। सही है, बट एक मुकम्मल खामोशी उनकी तरफ से जो है, उसने उन्हीं की सियासत को मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पंजाब में नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने तो फिर भी 2-3 मीठे जुमले यहाँ और वहां कह के थोड़ा बहुत अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की। पॉलिटिकल अगर आप मेमोरी की बात करेंगे कि जी एक स्टांस ले लिया था पीपल्स पार्टी ने, कंडेम किया था कि यार सिंबल नहीं लेना चाहिए। जिस जमात इस्लामी ने तो बड़े सख्त अल्फाज में किया ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। बट नून लीग ने तो डिफेंड किया वो डिसीजन कि जी सिंबल ले लिया, अच्छा किया। तो ये लॉन्ग टर्म तो उनकी सियासत को नहीं जिंदगी देगी। और अगर खान साहब ने भी आके ये किया तो उनकी भी सियासत को जिंदगी आगे नहीं मिलेगी। तो हम बड़े ख्वाहिशमंद हैं, हर एक को, हर कोई जाता है जेल और कहता है कि चूंकि मैं जेल गया इसलिए मैं मंडेला हूं। इन अक्लमंदों को, इन आला शख्सियात को, आला ज़र्फ़ों को कोई बताए कि मंडेला जेल जाके मंडेला नहीं बना, मंडेला इसलिए मंडेला बना कि जेल से आके उसने क्या काम किया। 28 साल कैद का उसने बदला लिया ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन से। उसने लोगों को जेलें नहीं करवाई,
उसने लोगों की कुटनी चढ़ा दी, ठीक है, उसने लम्बा नहीं पा अगर वो दिया, भी लेकिन वही करता तो फिर तो वो मंडेला, आज वो मंडेला ही ना होता। सियासी सियासी कैदी बड़े हैं, जो अमर हो गया ना मंडेला ग्लोबली। एक है इन द अफ्रीकन अमेरिकन साउथ अफ्रीकन फोकलोर कि जी हमारा लीडर मगीबा जो है, वो मदीबा जो है वो 28 साल से जेल में है, ठीक है। आई बिलीव दैट इज द टर्म दे यूज्ड टू कॉल हिम लोकली। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग देन आई अपोलोजाइज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। बट जो काम उसने किया बाहर निकल के, जो सियासत रखी, उसने उसको एक ग्लोबल आइकॉन बनाया है। तो मंडेला ही बन जाए भाई। अब मैं बड़ी बात तो नहीं करूंगा, चूंकि देखें ये बड़ा आसान है कह देना मुबाशर एक मदीना की, मंडेला बन जाते। नहीं, मदीना की रियासत की बात तो सारे कर देते हैं ना, तो मदीना की रियासत तो आप बना रहे हैं, तो फतेह मक्का के बाद आम माफी का ज़र्फ कौन रख रहा है? ऐसे ही है। आपको मंडेला नहीं पसंद आ रहा तो आप सुन्नत से सीख लीजिए। अब आप ये तो ना कहें कि जो हम पे घाव लगे हैं वो बड़े हैं। यकीनी तौर पे जो घाव उन पे थे, अल्लाह माफ करे, हम मुकाबला नहीं कर सकते, मगर आम माफी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सियासत भी सुन्नत है। तो हमने तो नाम रखा है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो वो चैप्टर भी खोल के पढ़िए सियासत का और स्टेट बिल्डिंग का। अच्छा जिब्रान, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रनिंग फॉर इलेक्शंस इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? अरे भाई बड़ी तादाद है यार, मैं एक सेकंड रुके, आपको अगर ऑफिशियली बताऊं, देयर आर अबव 40 इन बोथ, इन मोर देन नेशनल 40 असेंबली? कैंडिडेट्स इन बोथ एनए एंड पीएस। अच्छा ये देखें, अब ये भी एक और चीज मैं पढ़ रहा था कि 70s में 4 लोग हुआ करते थे जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑन एवरेज जो लड़ा करते थे। तो अब इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, डू यू नॉन थिंक कि सीरियस लोग ये, हैं, यही नॉन तो मैं सीरियस आपसे लोग हैं, पूछने लगे था। नॉन नहीं। सीरियस लोग हैं, इस ख्वाहिश में कि टिकट मिल जाएगा तो चलो हम कैंपेन कर लेते हैं, इस ख्वाहिश के अंदर के शायद हमारी बारी आ जाए तो हम कुछ कर लेते हैं। सब ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए, विड्रॉ किए नहीं उन्होंने वक्त के हिसाब से। और मुझे तो कोई सोशल मीडिया पे भी, मैं नहीं कह रहा कि मैं बड़ी भरपूर कैंपेन कर रहा हूँ जी, हर जगह मैं पहुंचा हूँ। 2018 में मेरी कैंपेन बहुत मुख्तलिफ थी, इस बार बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि आवाम का वो एक बन ही नहीं रहा माहौल और मूड। हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी लोगों को मोटिवेट करने की। तो मगर नॉन सीरियस लोग हैं, अब उसमें होगा क्या कि इतना बड़ा बैलेट पेपर होगा, अब उस इतने बड़े बैलेट पेपर में आपको ढूंढना होगा अपनी मनपसंद पार्टी का निशान। माइक ढूंढना होगा। हाँ, तो देखिए ये तो जो सिर्फ मुझे नहीं, सभी को नुकसान होगा ना। जरूरत नहीं है ना, जब कैंपेन ही अगर 8-10 लोग कर रहे हैं तो इतना बड़ा बैलेट पेपर क्यों छपे? बट दोज आर द इलेक्शन रूल्स, राइट हर एक का होना चाहिए। बट ये एक ऐसी चीज नहीं है इलेक्शन, मैं तो कम से कम बड़ा संजीदा लेता हूँ, ये मेरा चौथा इलेक्शन है। तो हेंस आई फील कि पीपल हु आर वेरी क्लियर इन माइंड शुड कंटेस्ट, एंड whatever the cost of it they should pay, but just for the sake of it कि जी हम लिख देंगे फॉर्मर कैंडिडेट ऑफ पीएस एंड एनए, तो मुझे नहीं पता सीवी में उससे इजाफा होता है कि नहीं होता। अच्छा जिब्रान, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कैसे इतनी ज्यादा एनर्जी जो है आप किधर से गैदर करते हैं कि अभी इट्स 12 AM और आप में ऐसी एनर्जी है कि मैं देख के हैरान हूं। सर आप जब, मैं जो ये बात कर रहा हूं कि जी ये सारी शिकायतें घर बैठे दे देंगे, इनको हल करने के लिए तो मैंने भागना है ना। मैं सहूलत दे रहा हूं घर बैठने की वोटर को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बैठा रहूंगा, मैंने तो दौड़े लानी है यहां से वहां, ठीक है, लोगों के लिए। तो एनर्जी तो आप में होनी चाहिए। देखिए ये जज्बा है, और आई थिंक जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, आई ऑलवेज फील मोर एनर्जाइज्ड, मोर एनर्जेटिक, more empowered after having public interactions, after meeting with the public. It just somehow how charges me. यकीनी तौर के ऊपर और भी ऐसे बड़े प्रोफेशंस हैं जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग्स वगैरह होती हैं। इवन जो मेरा जरिया माश है वकालत, वहां भी हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो हाई कोर्ट में तो पीछे 100 बंदा तक बैठ जाता है अगर बड़ा कोर्ट रूम हो। अदालत छोटे कमरे होते तो अभी 15-20 लोग बैठे होते हैं और आपको एक तकरीरी अंदाज में बात करने का मौका मिलता है ना। तो इट इज लाइक अ ड्रामेटिक थिएटर इन दैट सेंस। गो के वहां पे हम कायदे कवानीन और हिसाब से चलते हैं, बट इट इज ए पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म इन इट्स वेरी नेचर, इनहेरेंटली। आप प्रोफेशन ही एड्रेस ऐसा है। आप एड्रेस करें, प्रोफेशन ही ऐसा है। तो मुझे तो जी वकालत के बारे में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप जो है एक दलील रख सकें और एक चीज रख सकें और प्रेजेंट कर सकें और लोगों को कायल कर सकें। और मैं तो बड़ा एनर्जाइज होता हूँ उससे। तो इवन ड्यूरिंग कैंपेन या अभी आपके पॉडकास्ट के जरिए आपके सुनने वालों को मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये अच्छी चीज होती है वैसे, अगर इफ यू आर ऑन स्क्रीन और अगर आप में वो एनर्जी नहीं है ना, तो वो फिर आपकी ऑडियंस जो है वो दे विथड्रॉ। तो हाँ अच्छा वो जिब्रान, मुझे ये बताएं कि
आप एक लॉयर भी हैं और उसके साथ साथ जो आपके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है कि आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और बड़े ही मुश्किल हालात में आप ह्यूमन राइट्स जो है एक्टिविज्म वो करते रहे हैं और आज भी आवाज़ जो है वो उठाते रहते हैं। तो डू यू थिंक कि आपके ये अगर पॉलिटिक्स में जाने से क्या ये चीज़ इम्पैक्ट में तो नहीं रहेगी जो आपकी एक्टिविज्म है? मेरे ख्याल में तो उसको प्लेटफॉर्म एक बड़ा मिल जाएगा। मेरे ख्याल में जो बातें जिब्रान नासिर प्रेस क्लब के ऊपर खड़े होकर करता था, वो बातें जिब्रान अब ऐवान में करेगा, पार्लियामान में करेगा, असेंबली पे करेगा। मेरे ख्याल में जो जिब्रान नासिर धरना दे के कहता था कि मिनिस्टर साहब आएँ, हम 12 घंटे तक यहाँ बैठे हैं, वो 12 कदम के ऊपर मिनिस्टर साहब को मुखातिब कर सकेगा और आवाम की बात डायरेक्टली पहुँचा देगा। ये पार्लियामेंट का जो असेंबली का टाइम है, ये बड़ा कीमती टाइम है। ये एक-एक सेकंड जो है मेरे हल्के की वोटर्स की, बल्कि पूरे सिंध की अवाम की अमानत है। मेरी कोशिश होगी इस एक-एक लम्हे का मैं हिसाब लूँ और इस एक-एक लम्हे को भरपूर तौर पे इस्तेमाल करूँ अवाम की बात रखने में, इश्यूज़ की अक्कासी करने में और उनको नुमायाँ करने में। सियासत के 2 अहम जुज़ हैं। एक है शऊर और बेदारी। आप अच्छी पॉलिसी साज़ी करना चाहते हैं, कानून साज़ी करना चाहते हैं, ज़हन साज़ी करना चाहते हैं माशरे की एक बेहतर कल के लिए, ताकि हम में बेहतर समाजी अखलाकी कदरें आएँ और हम जो है वो शऊर की दौलत से सरशार हों, हमारा ज़हन खुले, हम एनलाइटमेंट की तरफ जाएँ। हम रवादारी की बातें करें, हम भाईचारगी की बातें करें, हम मोहब्बत की बातें करें, हम मसावात की बातें करें, हम तमाम तर तबकात को साथ चल के लेने की बातें करें, उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाज़त की बातें करें। दूसरा जुज़ है सर्विस डिलीवरी। वो भी बड़ा अहम जुज़ है, क्योंकि आप सिर्फ़ पार्लियामेंट में तकरीरें करने के लिए इलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप इसलिए इलेक्ट हो रहे हैं कि ऐवान के बाहर भी हर रोज़, हर दिन आप अवाम के तमाम तर मसाइल का मुकदमा, जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो कोई महकमा हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का दफ़्तर हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो मीडिया हो, आप लड़ रहे होंगे, बतौर एमपी उनकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे। जो मैंने ऐप के हवाले से आपसे बात की थी, वो सर्विस डिलीवरी का जुज़ था। क्योंकि मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं इलेक्ट होना चाहता कि मैं मुज़ाहरे अच्छे करता हूँ, मैं बातें अच्छी करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ। I've got a plan, an effective actual plan to provide service and representation to the people they so desperately need and seek. क्योंकि यहाँ पे तो सबसे बड़ा भैया सवाल ही है ना इलेक्शन के बाद कि जी एमपी कदों गेड़ा लाएगा। हर एमपी कहता है कि जी मैं आऊंगा, हर इतवार के इतवार आऊंगा, इधर बैठूंगा, उधर बैठूंगा, तो भी कदों आएगा, किथे लबेगा। तो यही सवाल आपका रहता है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको ढूंढ के दे रहे हैं। बाकी जो मेरी सियासी सोच है और जो मेरी ह्यूमन राइट्स को लेके सोच है और आइन को लेके सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इस वक़्त जो इलेक्शन है, अगर मैं ज़ाती तौर पे बात करूँ तो, मुझ पे इससे ज़्यादा मुश्किल वक़्त आ चुका है। तो दैट हैज़ नॉट अफेक्टेड मी और मेड मी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये किया होगा कि ठीक है जी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरी बारी भी आएगी। बट आई हैव नेवर टेकन द ईज़ी स्टेप आउट। तो दैट इज़ दैट। वो काम अपनी जगह रहेगा शऊर का और बेदारी का, मगर सर्विस डिलीवरी अपने हल्के की आवाम की 5 साल के अरसे में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाना, ये एक हदफ है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, सिंस आपका हल्का जो है वो कराची में है और बड़ा ही डाइवर्स जो कराची सिटी है हमारा, क्योंकि काफ़ी एथनिसिटीज़ मैं के माज़रत लोग वहाँ चाहता हूँ पे। जी, मेरे कुछ पड़ोसी हैं, आगे-पीछे दोस्त हमारे, हमारे कुछ डॉग्स हैं, उनके रखे हुए, तो अगर उनकी आपको आवाज़ आ रही तो मैं उसके लिए सुनने वालों से माज़रत चाहता हूँ, मगर इट्स हम ओके। कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए भी रात जवान है, तो वो अपना आपस में गपशप कर रहे हैं, हमारे जानवर दोस्त, तो उनको भी इजाज़त दी जाए। इट्स ओके। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है कराची में, अगर हम इफ़ यू सी के इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स को देखें, पंजाब की देखें, जनूबी पंजाब को देखें, या लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स, तो वो टोटली डिफरेंट होती हैं। सो अगर आप इन चीज़ों को, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि हाउ इज़ इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सिटीज़ या और जो इलाकों की पॉलिटिक्स से? देखिए, हम पंजाब की तरह होमोजेनस नहीं है। ख़ैर पंजाब में भी अगर हम पोटोहारी बेल्ट अलग निकाल दें, सराइकी वसेब अलग निकाल दें, तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ पंजाब है, नदर्न पंजाब है, वो होमोजेनस है मोर और लेस, ज़बान में, पैलेट में भी। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ ना, वो लोग कहते हैं जी कि पंजाब का जब ज़िक्र होता है और लाहौर का ज़िक्र होता है, तो रवायती तौर पे खानों का ज़िक्र होता था। और फिर एक बहस होती थी, कराची और लाहौर। अब मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूँगा, बट चूँकि मैं कराची से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो आई डोंट माइंड ठीक है, मैं कर सकता हूँ, आई इट्स कैन ओके। अफोर्ड टू। ठीक है, आई बिलीव कि खाने का शौक या एपेटाइट इन द सेंस के खाना एज अ सेलिब्रेशन, जैसा पंजाब में रिवायत है, और चूंकि मेरा नानका पंजाबी है, ईस्टर्न पंजाब से, होशियारपुर से है मेरी ननिहाल फैमिली, तो इट इज ऑफ कोर्स इन माय जीन्स एज वेल, दैट इज आल्सो माय सकाफत। तो हम बड़ा बुरा मान जाते हैं अगर मेहमान को हमने खाने पे बुलाया हो और वो खाना ना खाए, हम ऑफेंड हो जाते हैं।
कि पंजाबियों के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि रोटी पे दावत दी और आप आए हैं, और आप अगर एक तो नहीं आए, और अगर आए और अगर आपने रज के नहीं खाया, ठीक है, हमने नोट करना है आपने कितना खाया। ये मेरी खासतौर पे नानी, अल्लाह जन्नत बख्शे, उनका बड़ा होता था। वो नाना को कहती थी, यार इसको दोबारा नहीं बुलाना, ये कैसा मेहमान है, खाना ही नहीं खा के गया। अच्छा, मगर कराची में क्या है जी, कराची में बिकॉज़ ऑफ कंटिन्यूअस माइग्रेशन, कराची में ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्ट ऑफ फ्लेवर है। यहाँ गुजराती खाना गुजराती बनाते हैं, मेमनी डिशेस मेमनी बनाते हैं, बोरी खाना बोरी बनाते हैं, पंजाबी खाना पंजाबी बनाते हैं, सिंधी खाना सिंधी बनाते हैं, पश्तून खाना पश्तून बनाते हैं। और जो हम रिवायत लेके आए हैं, चूंकि मेरे ददयाल जो है मेरा यूपी से है, जिनको हम आम जबान में महाजिर कहते हैं, जो कि किसी ने भी माइग्रेशन की वो महाजिर होगी, बट जो अहले जबान है, जो हैदराबाद दक्कन से लेके यूपी तक आए हैं, उसमें 3-4 इंडियन प्रोविंसेस आ जाते हैं, वो अपना पैलेट लेके आए हैं। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ फ्लेवर बड़ी आपको कराची में मिलती है, और डाइवर्सिटी के साथ मिलती है। सियासत का भी यही, आप खाने से मैं जोड़ रहा हूँ, एक एनालॉजी के लिए मैंने समझाया कि वहाँ होमोजेनस पैलेट है, तो वहाँ पे सियासत और एक नारा जो एक हल्के में तमाम हल्कों में चल सकता है। कराची, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक्स हैव एंड हैव नॉट्स, पर इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी भी वो इतना कॉस्मोपॉलिटन है कि आप मखसूस चीजों को लेके जो पंजाब में चल जाएंगी या कहीं और पाकिस्तान में चल जाएंगी, या अगर आप फॉर एग्जांपल सिंध में हैदराबाद, मीरपुर, खास और सखर को निकाल दें, तो बाकी जगह भी बाय फार मेजोरिटी जो है वो सिंधी स्पीकिंग होगी, तो एक होमोजेनिटी आ जाती है। तो वैसी सियासत कराची में नहीं चलती। कराची में जहां पे आपको डिफेंस का पॉश इलाका मिलेगा, जहां पे आपको मुझ जैसे नौजवान बगैर खौफ खतरे इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे, वहां पे आपको कराची में मलिर भी मिलेगा, जहां जाम करीम जैसे वडेरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो अपने ही वर्कर को, अपने इलाके के नाजिम झोंकियों को बेमाना तरीके से कत्ल करते हैं, और उनको कोई हाथ नहीं लगाता, और पॉलिटिकल पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है, और उनकी जारादारी और उनकी दहशत गर्दी को और उनकी दहशत को जिंदाबाद कहती है, और उनको दोबारा खड़ा कर रही है। अब उस वडेरे के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है, वहां कौन इलेक्शन लड़ेगा? वो तो पहले ही साबित कर चुका साल डेढ़ पहले कि मैं किसी को भी मार के फेंक दूं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अब मैंने आपको सडनली खाने की अच्छी अच्छी बातें करते करते कराची का बड़ा एक डार्क साइड दिखा दिया, बट ऐसे ही है जी। दिस इज व्हाट द तो सियासत पाकिस्तान। भी उसकी सियासत भी वैसी ही है। तो कहीं पे क्या है तो कहीं पे क्या। मुत्तहदा को क्या कोई आपके कंपटीशन में है मुत्तहदा का? सर, मुत्तहदा से पीएसएनए के ऊपर फारूक सत्तार एक नामवर हैं उम्मीदवार, जो पीएस के उनके कैंडिडेट हैं, वो एज सच उनका इतना कोई सियासी तारुफ पहले से नहीं है हल्के के अंदर। इनफैक्ट मेरे ख्याल में पीएस के ऊपर सिवाय एक पीपल्स पार्टी के नजमी आलम के, जो कि एक पुराने मेंबर रहे हैं पीपल्स पार्टी के कराची के, कराची की सतह पे, उनके अलावा पूरे पीएस में देयर इज नॉट वन कैंडिडेट जिनसे आप वाकिफ हों कि उनका पहले कोई सियासी तारुफ रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो एमक्यूएम के हों, चाहे वो नून लीग के हों। तो बट ये खैर उन पार्टीज की प्रायोरिटी है, और ये मैं एक फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव बात कह रहा हूँ, क्योंकि इनमें से पहले मैंने किसी को सूबाई असेंबली का या कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ते नहीं देखा, या मैंने पार्टी की किसी सेंट्रल पोजीशन पे मीडिया या सोशल मीडिया पे नहीं देखा। तो बट वो तो डेफिनेटली देखिए ना, बड़ी पार्टीज को तो ये होता है कि आसानी, कि जी मैं तो खान का पैगाम लाया हूँ, मैं तो नवाज का सलाम लाया हूँ, मैं तो जी भुट्टो का जैला हूँ, वो तो इस बात का वोट लेते हैं। हम कौन बिल्कुल। है, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, ये तो हम इंडिपेंडेंस को साबित करना पड़ता है ना। आई हैव टू पुल हम्म माई ओन वेट, नोबडी इज पुलिंग माई वेट फॉर मी। तो हम्म वोटर्स को शायद ये बात समझ में ना आए उस तरीके से, कि भाई अगर आप एज ए पर्सन देखें, जो कि आपने एक सर्विस डिलीवरी के लिए एक एमपी इलेक्ट करना है, तो हु इज पुलिंग देयर ओन वेट? तो जो अपना वजन उठा सकता है, अपना वजन खींच सकता है, अपनी सीवी बना रहा है, अपना रेज्यूमे बना रहा है, वही आप में इन्वेस्ट करेगा। जो बैठे बिठाए घर पे वोट ले रहा है, जो कि उसके पीछे एक पार्टी का लोगो या फलाना कप्तान की या फलाना भुट्टो की तस्वीर है, उसने क्या करना है? उसको तो पक्की पकाई मिल गई घर के अंदर, उसको तो पहले आपने कभी देखा नहीं। या तो ऐसा भी हो ना इलाके में, जैसे एनए के ऊपर पीटीआई के खुर्रम शेर जमान है, 2 बार एमपी रह चुके हैं, अब एनए में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका तो मुझे समझ में आता है कि चलो जी पार्टी से मुझसे लेकर कराची की सतह पे प्रेसिडेंट है, लोगों ने उनको देखा है पार्टी के लिए काम करते हुए, कराची के अंदर एक्टिविज्म करते हुए, सियासत करते हुए। बट बाकी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं जानता ही नहीं उनके बारे में, तो ना कोई अच्छाई कर सकता हूँ ना कोई बुराई कर सकता हूँ, मैंने नाम ही पहली बार पढ़े हैं। अच्छा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं। लाहौर में हकूक खल्क पार्टी से अमार अली जान साहब जी, और भी लेफ्ट के जो हैं वो लोग इलेक्शंस मेरी लड़ रहे शिकायत हैं। भी है अमार से बहुत ज्यादा। देखिए, हमारा लाउड स्पीकर का निशान था 2018 में, और मेरे ख्याल में वो इतना मकबूल कर दिया हमने कि वो अम्मार और अम्मार के दोस्तों को पसंद आ गया, तो उन्होंने ले लिया। बट मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा लाउड स्पीकर जो है अगर कराची से कहीं गया तो वो अम्मार अली जान के पास गया, तो मुझे इस बात की खुशी भी है, मगर थोड़ी सी शिकायत भी थी। तो हम जो है वो लाउड स्पीकर से माइक पे चले गए,
लाउड स्पीकर हमने हमारे को पकड़ा दिया है, मैंने माइक ले लिया है। काम हम दोनों का एक ही है, माशरे में शऊर और बेदारी पैदा करना। सर, तो पढ़े लिखे लोग आप जैसे इस तरह के इलेक्शंस में आ रहे हैं, तो क्या ये खुशाइन बात नहीं है पाकिस्तान के लिए? या देखिए, खुशाइन बात तो पाकिस्तान के लिए एक दो लोगों से तो नहीं बनेगी। खुशाइन बात तो होगी जब 8 फरवरी को 60-70% से ज़्यादा टर्न आउट होगा, तब खुशाइन बात होगी। खुशाइन बात होती है जो करोड़ों लोग मिलके करते हैं। मैं और आप जो करते हैं ना, वो दिल को बहलाने के लिए कहते हैं ख्याल अच्छा है गालिब। तो मैं तो बड़ी रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक बातें करता हूँ। मुझे बड़े असल मौके मिलते हैं कि आपने मुझे फुल टॉस दी, मैं इस पे छक्का मारता कि यार मैं ही तो हूँ पाकिस्तान की गुड न्यूज़, मुझे देख के पाकिस्तान को पीछे होना चाहिए। बट द फैक्ट इज, मैं लड़ भी लूँ इलेक्शन में, मैं ना भी लड़ूँ, पूरे मुल्क के लैंडस्केप की आप बात करें 24 करोड़ की, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा वो कोई पुरानी पार्टी ही क्यों ना हो, पुराने ही चेहरे क्यों ना हो, वो कोई डायनेस्टिक सासी पार्टी, पॉलिटिक्स वाली पार्टी क्यों ना हो। आवाम अगर इलेक्शन में बिलीव करती है कि नहीं, आवाम रायशुमारी में बिलीव करती है कि नहीं, आवाम डेमोक्रेसी में बिलीव करती है नहीं, और आवाम अपना वजूद पहचानती है कि नहीं, और आवाम की ये जिद है कि नहीं कि मुल्क की तकदीर के फैसले उन्होंने करने हैं, उनका टर्नआउट जो है वो असल खुशाइन चीज होगी पाकिस्तान के लिए। बाकी मेरे अलावा, नमार के अलावा बहुत नौजवान और भी लड़ रहे हैं। मैं तमाम को बेस्ट विशेस मेरी हैं और उनको मैं गुड लक कहता हूँ। ये कोई ज़ात का पर्सनल ईगो का इलेक्शन नहीं है। हम सब अपने आप को अवामी खिदमत के लिए पेश कर रहे हैं। मगर जहाँ एक अच्छी बात है कि ये लोग आ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों के लिए हम आ रहे हैं, जिन वोटर्स की खिदमत के लिए हम आ रहे हैं, उन वोटर्स का इस इलेक्शन के अंदर और इस प्रोसेस के अंदर और जमहूरियत के अंदर जो है वो बिलीफ कायम रहे, पक्का रहे। थोड़ा सा इलेक्शन से साइड पे होके हम अगर क्वेटा की तरफ जाएं तो महारंग बलोच हैं, और महारंग बलोच ने, आपको पता है कि कितने टाइम तक इस्लामाबाद में। बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको इस बात के 100 नंबर देता हूं, जो आपने कूजे में बंद कर दी पाकिस्तान की सियासत कि अगर हम इलेक्शन से हटके क्वेटा की तरफ जाएं। गुरमानी साहब वाह, मैं सरकास्टिक नहीं हो रहा, आपने मसला ही सारा बयान कर दिया। अगर हम इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन तो पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपने कहा कि इलेक्शन से हटके अगर हम क्वेटा की तरफ जाएं, नाउ यू मे कंटिन्यू। क्योंकि आपको पता है कि मतलब हाउ वी हैव ट्रीटेड देम इन इस्लामाबाद। और मैं पर्सनली कर रहा हूँ, क्या जुमला है ये, मैं याद रखूंगा जुमला, मैं भी कहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं क्योंकि पर्सनली मैंने इस्लामाबाद में कवर किया है, मैं आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद। तो जिस तरह से डे 1 से फिर हमने उनके साथ ट्रीट किया, लास्ट डे तक, आपको तो ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हमने उनको आखिर में कैसे निकाला, कि प्रेस क्लब ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे इसलिए इनको इधर से निकालो, और वो जाके क्वेटा में अभी आजकल प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज उनका एक बहुत बड़ा एक जलसा था और आपने अवाम देखी होगी वहां पे। सो ये मूवमेंट्स जो हैं बलोचों की, ये खुशाइन है पाकिस्तान के लिए, ये खुशाइन चीज है पाकिस्तान के लिए। और लेकिन इसी तरह से पीटीएम के जो मेन लीडर हैं मंजूर पश्तीन, वो भी बिहाइंड बार्स हैं। देखिए, खुशाइन है पाकिस्तान के अंदर ये बात कि वो तमाम तबकात जिनकी रिप्रेजेंटेशन मेन स्ट्रीम जमातों में नहीं है, जिससे बड़ा सवालिया निशान हो जाता है कि इनको हम फिर मेन स्ट्रीम जमात क्यों कहें, इनको हम पंजाब और सिंध बेस्ड जमात कह लें। जो लाखों करोड़ लोग इस इलेक्शन की नहज के ऊपर पिछले 2-3 महीने से सिर्फ समीदीन बलोच को और महारंग बलोच को या मामा कदीर को देख रहे हैं, क्योंकि वो भी फिर आखिर में BYC के उसमें आ गए थे धरने में, और उनकी बहुत पुरानी कोशिश है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। वो यकीनी तौर पे इमरान खान को नहीं देख रहे, वो बिलावल भुट्टो को नहीं देख रहे, वो नवाज शरीफ को नहीं देख रहे, वो सिराजुल हक को नहीं देख रहे, वो MQM की तरफ नहीं देख रहे, वो मौलाना फजल रहमान को नहीं देख रहे। तो वो देख रहे हैं अपने अंदर, उन्होंने ये सकत पैदा की, ये हिम्मत पैदा की कि अपने अंदर से लीडरशिप निकल के आए जो कि उनके मसले बयान करे, जो कि उनके मसलात को तरजीहात दें। और ये मैं कह रहा हूं कि वो सरदार अख्तर मिंगल को भी नहीं देख रहे। BNP हैज ठीक है, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड से इट। और BNP ने भी मुझे बताया ना, वो कहाँ है गवर्नर का इस्तीफा जो सरदार अख्तर मिंगल साहब ले रहे थे? मुझे तो नजर नहीं आया। आपको मिली कोई खबर गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया उनके? तो देख लीजिए ना, ये खुद ही फिर आहिस्ता आहिस्ता रिडंडेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से वो KP से ताल्लुक रखने वाले, एक्सपर्टर से ताल्लुक रखने वाले, और इवन जो पश्तून बेल्ट बलूचिस्तान में बसती है, जो मजदूर पश्चिम की तरफ देखते हैं, वो मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ नहीं देखते। ये सवालिया निशान है मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए कि आप किसकी नुमाइंदा जमात हैं।
और आप कब अपने अंदर की सकत पैदा करेंगे और हिम्मत पैदा करेंगे कि आप नुमाइंदगी कर सकें इन तमाम तर लोगों की? और क्यों आपको इनके इश्यूज सिर्फ तब समझ में आते हैं जब आप अपोजिशन में हो, और जब आप हुकूमत में आते हैं आप कहते हैं वी कैन नॉट अफोर्ड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज एनी मोर। तो क्यों ऐसा है कि जब वोट को इज्जत देने की बात थी, तो मरियम नवाज जो है वो लाहौर से उठ के कोयटा चली गई थी और जाके गले लगाया था उन तमाम बहनों को हमारी जिनके मिसिंग पर्सनस की वो शिकार हैं उस जुल्म की और जबर की। और अब इस्लामाबाद और नेशनल प्रेस क्लब बहुत दूर पड़ गया था उनके लिए, जबकि मोटरवे तो खुद बनाया हुआ है, खुद क्लेम करते हैं, आराम से चली आते 4 घंटे में, गले लगा लेते, मगर इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इतनी ही खोखली हमारी सियासत है। आज चूंकि सूट करता है तो पीटीआई की पूरी सोशल मीडिया मुहर्रम को रीट्वीट कर करके पागल हुई हुई है, मगर जब सूट नहीं करता था तो कहते थे खान साहब ने सही तो कहा है, जो कोयटा में लाशें रख के बैठे हैं वो ब्लैकमेल ना करें, जो खजारा के लिए वाकया हुआ था। देखिए यार, मैं तो देखिए ना, मैं किसी की खुशनुदी लेने के लिए कि इनको भी खुश रखो उनको भी खुश रखो, मैं खुली बात करता हूँ। मेरी बहुत सारी बातें पीटीआई वालों को नागुजरी गुजरेंगी, बट मेरे नजदीक तो मैं किसी मजार का मुरीद नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसा मुर्शिद है कि मैं अच्छी बातें कहूँ और सारी बुरी बातों को भी अच्छा कहूँ। तो जो आपकी पॉलिटिक्स में तजाद है ये आपको समझना पड़ेगा। कल को दोबारा ये जो हकीकी आज़ादी की बात है और गुलामी नामंजूरी की बात है, क्योंकि मुल्क गिर बात है ना, बड़ी बात है, एक बड़ी जमात की बात कर रही है, बहुत मकबूल जमात की बात कर रही है, तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे यही हकीकत हो। मगर कल को अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो फिर आप ही में बता रहे होंगे कि सिपा सलार तो बाबा कौम की तरह होता है, जैसे शहरियार अफरीदी बताते थे, आपको याद होगा। ये वजीर आजम साहब बताएंगे कि भाई अगर आईएसआई बातें नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा, उन्हीं का तो काम है सुनना। ऐसे ही बताया था ना उन्होंने हमें कि इट इज वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल। तो ये फिर हमें देखना पड़ेगा ना, हम ये सर्कल में घूमते रहेंगे, जिसका नाम डी चौक है उसी के फेरे लगाते रहते हैं। हाँ, एक एक की बारी जाती है तो दूसरे की आ जाती है। अच्छा, और इस जिस तरह से हम पेरिफेरीज को ट्रीट करते हैं, जैसा कि आजकल गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो वीट की प्राइस है उस पे, तो क्या हम इन पेरिफेरीज को भी सीरियस लेते हैं या नहीं लेते? वो तो नहीं लेते, ऑब्वियस है। फिर लेकिन व्हाई डू वी डू सो विद द पेरिफेरीज? सर बिकॉज वी कैन अफोर्ड टू। अगर हमने कहीं पे ताकत के जरिए रूल करना है तो हमें ये नहीं पता कि फर्क नहीं पड़ा ना कि अवाम कितना शोर कर रही है वहां पे। हमें तो ये पता है कि फोर्स हमारे हाथ में, कंट्रोल हमारे हाथ में, तो इट्स ऑल गुड। आपने ज़रूरत ज़िंदगी की इतनी बुनियादी अशिया जिसका नाम वीट है, आटा है, 15 रुपए फी किलो बढ़ा दिया आपने। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आटा उगता नहीं है, एक ऐसी जगह पे जहाँ ना होने के बराबर है एग्रीकल्चर लैंड, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद से मसाफत, इस्लामाबाद तो फिर कोई एग्रीकल्चर हब नहीं है, वो तो नीचे है पंजाब में और सिंध में और बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे मसाफत इतनी है और वहाँ के लिए आप लोगों ने एक चीज़ मुश्किल कर दी। तो मुझे बताया ना कि गैस या बिजली के लिए कराची में होते हैं, और बिजली को तो अब हम फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू लाइफ में लेके आए हैं, वरना कुछ अर्सा पहले तक तो लग्जरी थी। मगर चावल और गंदम कब लग्जरी रही है? गोश्त मैंने सुना है कि लग्जरी हो सकती है, कोई नया फल लग्जरी हो सकती है, कोई नया सब्जी जो है वो लग्जरी हो सकती है, कोई नया जानवर आप खाना चाहते हैं तो वो लग्जरी हो सकती है। आटा और गंदम, जब ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया जो है, अगर आप इससे महरूम हो जाएं और मनफी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बैठे हुए हैं, आज मेरे ख्याल में 36वां दिन होने वाला है उनके धरने को, और हम ये जब बात कर रहे हैं ना, ये तो इशू अभी उठा है, जो उनका प्रॉपर तो 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है अवामी एक्शन कमेटी का, और उस अवामी एक्शन कमेटी में तमाम सियासी जमातें और इवन मजहबी जमातें भी शामिल हैं गिलगित बल्तिस्तान की। जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि भाई मुझे बताइए कि क्यों आप लोग इस इलाके में, इस खत्ते में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होने देते कि हमारे तमाम तर नौजवान जो हैं वो सिर्फ राह देखते हैं कि कब हुकूमत नौकरियां खोलेगी, हुकूमत की नौकरी में जाएंगे। और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके बजट में। 116 अरब रुपए का बजट है, उसमें से 51 अरब रुपए आप तनख्वाहों में बांट देते हैं गवर्नमेंट सैलरीज में, 74 अरब रुपए आपका जो है नॉन डेवलपमेंट है, सिर्फ 28 अरब रुपए जो है आपका उसमें लग जाता है फॉर थिंग्स विच आर कॉल्ड डेवलपमेंट बजट, कि हम प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। पूरे जीबी का साल का आईटी, हम आईटी एज की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल एज की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको ऐप के ऊपर इतना लेक्चर दिया, अंदाजा करेंगे साल का पूरे जीबी का आईटी का बजट सिर्फ 28 करोड़ है। क्या आता है 28 करोड़ के अंदर? तो आप क्या इतना बड़ा रीजन है, आप मतलब कि जदीद दौर के अंदर लेके ही नहीं जाना चाहते हैं ना उस इलाके को। तो अभी एस्कॉम चलती है ना, आप आईटी की जरूरत ही नहीं है, एस्कॉम चलती है उधर। आप जो है ये अपॉर्चुनिटी से पैदा नहीं करना चाहते। आपने अब साल के शुरू में कहा था जब बजट आया था पिछला, ये बुरी
वफाक में जब अबूरी हुकूमत नहीं थी, पीटीएम में चल रही थी, तभी जीबी ने अपना बजट दिया था। उन्होंने कहा था 13.5 अरब रुपए हम मुख्तस कर रहे हैं सब्सिडी के लिए वीट के। मुझे अभी तक नहीं पता, मैं ऑनलाइन सर्च भी कर रहा था कि क्या वो 13 अरब 5 खर्च हो गए या नहीं खर्च हुए, उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि इस वक्त तो बुनियादी बात जो मांग कर रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, वो रिलीफ उनको वफाक ने देना है, वो अनवार काकड़ साहब ने देना है। अनवार काकड़ साहब तो अच्छे लहजे में किसी से बात नहीं कर सकते। वो तो मजलूम तरीन तबके से, जिस माँ को ये नहीं पता कि उसकी गोद जो है पिछले 10 साल में उजड़ गई आबाद है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि वो यतीम है कि अब्बू जिंदा है, जिस बहन को ये नहीं पता कि भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करूं या मफरत की दुआ करूं, जिस बीवी को ये नहीं पता कि वो बेवा या निकाह में है, उसको तो कहते हैं वो दहशतगर्द की हमदर्द। आंखें दिखा के यूं टेढ़े होकर गुस्से में बात करते हैं, टोन चेंज करके। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जीरो उस इंसान की है, और वो टोन चेंज करके ऐसी बात करता है जिसको पीछे से किसी ने हाथ रखा हुआ हो। वरना खुद तो कोई वेट नहीं होता ना केयर टेकर का, वो एक रस्मी आया है हैंड ओवर करने के लिए, ही इज होल्डिंग द कीज फॉर समबडी एल्स, बट ही इज नॉट एक्टिंग एंड ऑपरेटिंग लाइक दैट। तो जिस टोन में आप इतने मजलूम तबके से बात कर रहे हैं, उनसे हम क्या नरमी एक्सपेक्ट करेंगे जीबी के लिए। मैं तो कम से कम नहीं करता, मैं तो इस खामख्याली में, इस खुशफहमी का शिकार नहीं हूं। तो हमारी उम्मीद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, तो कोई मुंतखब हुकूमत आए, वो जैसे भी आएगी, जिन हालात से भी गुजर के आएगी, कम से कम उसकी जवाबदारी होपफुली इनसे ज्यादा होगी, तो वो जीबी को कोई रिलीफ दे और जीबी की मुश्किलें जो हैं 8 फरवरी से आगे प्रोलॉन्ग ना करें। और मेरी उम्मीद होगी कि जो भी अगला वजीर आजम आए, जो अपना हल्फ लेके पहली स्पीच करे असेंबली के अंदर, वो जीबी के लिए रिलीफ पैकेज भी अनाउंस करे। चले जिब्रान, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इट्स मिडनाइट, तो आखिर में कोई सर आखिर पैगाम में तो दें? यही और पैगाम है कि कौम को, कि खासतौर पे जो नौजवान हैं, जो पिछले 5 साल में 18 के हुए हैं, कि आपका पहला वोट है और आपके पहले वोट से इस कौम की तकदीर बदल सकती है। आपके पहले वोट से इस निज़ाम के दीवार पे एक चोट लग सकती है। आपके पहले वोट से इस मुल्क को एक अच्छी राह पे गामजन किया जा सकता है। तो 8 फरवरी जुमेरात है, नॉर्मली छुट्टी नहीं होती। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इस वीकडे छुट्टी बनानी है और उस चक्कर में मुल्क की छुट्टी होने देनी है, या आपने अपना फर्ज निभाना है, आपने इस कौम का जो कर्ज है आप पे वो उतारना है, और आपसे सिर्फ 5 साल के बाद ये तहमत दी जाती है आपको कि आप आके वोट डालें। तो आप बाहर निकल के वोट डालेंगे, अपना बतौर शहरी हक अदा करेंगे, चाहे मेरे हरीफ को, मेरे मुखालिफ को ही क्यों ना आप जाके डालें। बाखुदा मेरे दिल से दुआ निकलेगी, मुझे खुशी होगी, मुझे फ़ख्र होगा ऐसा पाकिस्तानी, अगर एक हैवी टर्न आउट हुआ और नौजवानों ने खासतौर पे भरपूर हिस्सा लेके वोट डाला। चले, थैंक यू सो मच जिब्रान फॉर टेकिंग दिस टाइम आउट, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और होप टू सी यू सून, फिर कभी मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके।